ये हुकूमत कोई वादे करके नहीं आई, ना ये पीडीएम की हुकूमत है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जो अपोजिशन थी वो आज हुकूमत के अंदर है। अब वादे इसने कोई नहीं किए, लेकिन हकायक जो है बड़े तल्ख हैं। अगर हम ऐवानों में बैठें या हम जुडिशरी में बैठें या हम हुकूमत के मुलाजिम हो, फौज में हो, कारोबार कर रहे हो, जहाँ भी हो, हमने अपनी आमदन पे टैक्स अदा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये नहीं करते। आपने करप्शन पकड़नी है, टैक्स कानून से पकड़ सकते हैं बआसानी, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप मरीम नवाज साहबा तो हुकूमत में कभी रही नहीं है, उनके एक आम शहरी के तौर पे एहतसाब आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, मुझे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर कोई बचेगा नहीं आर्टिकल 6 से। आर्टिकल 6 हम बड़ी आसानी से उसको जिक्र कर देते हैं, आर्टिकल 6 लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। आज सियासत दुश्मनी में बदल गई है, सियासत नफरत में बदल गई है, सियासत एक दूसरे गाली गलोच का नाम है और दिन रात गाली गलोच है। अवाम के मसाइल और मुल्क के मसाइल कहाँ जाएंगे? हमने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब बस फिर आप इतने पावरफुल वजीर आजम थे जितने नवाज शरीफ साहब थे। आप पावर की बात मत किया करें, ये ओहदे पावरफुल नहीं होते। कि आप नून लीग या चले पूरी पार्लियामेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए? मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें, बिल्कुल बहुत खराब, तो बस वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। अगर रूसी सियासत का कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या कोई भी आके पार्टी में चीफ ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं अगर आपके नाम के साथ नवाज नहीं लगा हुआ? जी मेरे नाम के साथ नवाज है। आप मुझे पता था ये जवाब देंगे कि वजीर आजम मैं बना नहीं, मैं ये जवाब नहीं दूंगा। आपने सवाल ऐसा किया तो मैं आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बना हूँ ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका शुमार मुल्क के चंद मंझे हुए तजुर्बाकार सियासतदानों में किया जाता है। कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, जिसके बाइस अमीर तरीन अरकान पार्लियामेंट में भी शामिल हैं। तवानाई के शोबे से खासा इनको लगाव है। एहतसाब अदालत में नैब ने इन्हें LNG केस में नामजद भी किया हुआ है। अच्छा, इन दिनों री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल और मुआशी हल के लिए एक नई आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो रिवायती सियासत को रद्द करके असल जो इशूज़ हैं उसको फोकस करती है। और इसी बुनियाद पर कह लें, इसी बिना पर बाज़ अपने और जो पराए हैं इन्हें बागी भी कहते हैं। पार्टी में इख्तिलाफ रखते हैं लेकिन अब भी ख़ुद को मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा समझते हैं। अच्छा, मरी से ताल्लुक़ रखते हैं ये और पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म भी रहे हैं। शायद का अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले अब्बासी साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल बड़े जाली ट्विटर अकाउंट्स बने हुए जो कि आपके नाम से चल रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं जी, बहुत से बंद करवाए हैं, बहुत से अच्छा करवाए भी हैं जी, कम से कम 20-30 तो बंद करवाए हैं, रोज़ नहीं बन जाते हैं। तो बहरहाल अब वो इनका मकसद क्या होता है, वजह क्या होती है, आपको क्या समझ आता है? पता नहीं, मैं इतना सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मुझे इल्म नहीं है कि लोग क्यों ये करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कोई स्पेसिफिक उनके टारगेट्स होते हैं। मसलन एक अकाउंट बना हुआ था जो जनरल बाजवा साहब को टारगेट करता था। ठीक है, तो यानी कुछ चाहता था आपके और जनरल बाजवा की लड़ाई करवा दी जाए। मुझे नहीं, तो वो मुझे भी समझ नहीं आई, तो उनका गिला आया, तो मैंने उनसे कहा जी मेरा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल वो चेक पे करवाया, फिर वो बंद हो गया, फिर नया बन जाता है। खैर, अभी वो जो ब्लू टिक होता है, तो मेरा जो असल अकाउंट है जिसको मैं एक दो दफ़ा इस्तेमाल किया, वो ब्लू टिक हो गया है। अगर आप मेंशन कर रहे थे कि आपका असल अकाउंट कौन सा था, कि जो फॉलोअर्स उनको यकीन हो जाए कि बस यही जो जिसमें ब्लू टिक है वही आपका है। ठीक है जी, एक ही है। ठीक है। अच्छा, जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के तहत आपकी जो तकरीर है उसके बड़े चर्चे हैं, बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी, तो सुना आपने, अब्बासी साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें। अब्बासी साहब, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। हुकूमत में रह कर भी फिर आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो वज़ीर आज़म से ताकतवर तो कोई भी नहीं होता। फिर इतनी बेबसी के इस तरह की बातें नहीं। देखिए, बात ये मैं आज हुकूमत में नहीं हूँ, मेरी जमात हुकूमत में है, मैं वज़ीर आज़म था। ठीक है, तब भी आप इस वज़ीर आज़म ताकतवरी की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है निज़ाम की। ठीक है, और मैंने इसका प्रोसेस शुरू किया क्योंकि मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि जब तक आप हम सब ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे तो ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता, निज़ाम आगे नहीं चल सकता। जिम्मेवारी, हम सब बड़ी हुबुल वतनी के भी दावे करते हैं, सब हमारे दावे हैं, लेकिन बात ये है कि एक बुनियादी कानून है कि अगर आपकी आमदन है उसमें एक हिस्सेदार है।
उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। ठीक है। अगर आप वो टैक्स अदा नहीं करते तो आप जुर्म कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम ऐवानों में बैठें या हम जुडिशरी में बैठें या हम हुकूमत के मुलाजिम हों, फौज में हों, कारोबार कर रहे हों, जहाँ भी हों, हमने अपनी आमदन पे टैक्स अदा करना है। बिल्कुल करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये नहीं करते। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो हमने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, जो इसी की तरफ पहला कदम था कि हमने टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया। मैक्सिमम टैक्स रेट 30 से 15 कर दिया। 1 लाख माहाना आमदनी को मुस्तस्ना कर दिया। 3 स्लैब्स बनाए, 5, 10 और 15%। ठीक है। उससे फिर हमने कहा भी अब हम आपको, अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे, आपकी आमदन होगी, आप बिल अदा कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फीसें अदा कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो फिर अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों आप टैक्स अदा नहीं करते। तो ये एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती, इसका एक प्रोसेस है। पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने पहले ही फाइनेंस बिल में यानी 2 महीने के बाद उसको रद्द कर दिया। ठीक है। और वो फिर वो पुराना निज़ाम कर दिया, तो अब 32% टैक्स लोग अदा नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह निज़ाम को की इस्लाह की जाती है, उसको दुरुस्त किया जाता है। लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी है। हम हर रोज़ करप्शन की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं। आपने करप्शन पकड़नी है, टैक्स कानून से पकड़ सकते हैं बआसानी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें कोई बचेगा नहीं। निज़ाम को यहाँ तक पहुँचाने में हम अक्सर देखते हैं कि जो पार्टी आती है वो कहते हैं जी पिछले वालों की गलती थी और हम तो उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। खासतौर पर मईशत के हवाले से मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल मिनिस्ट्री हमारे यहाँ वज़ीर ख़जाना की मिनिस्ट्री होगी कि जो भी वज़ीर ख़जाना आता है सबसे ज़्यादा आवाम के गिले शिकवे उसी को सुनने पड़ते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा इशू है आवाम का। तो ये जो भी आता है वो कहते हैं पुराने वालों की जो थी ना गलतियाँ हम उनको सही करें, और ऐसे में ना अगला इलेक्शन आ जाता है। 2-3 साल तो आप पुराने वालों के गिले शिकवे उनके कंधे पे जिम्मेदारी फेंकते रहते हैं। पुराने वालों की ये शायद बिल्कुल, तो ये पुराने वालों की जिम्मेदारियां, फिर नए वाला आए ना पुराने वाले को चलने दे जी। तो आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन। फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? नहीं, जिम्मेदारी बेशक मत लें, जिम्मेदारी सबकी है, कोई भी इसे मुस्तस्ना नहीं है, सब जुर्म में शामिल हैं। अब बात यह है कि उसे सबक हासिल करें, उसकी दुरुस्तगी करें। ये अगर आप कुरेदना शुरू करें ना किसने किया है, फिर बात कायद-ए-आज़म तक जा पहुंचेगी। 75 साल पीछे आप चले जाएंगे तो फिर उसको आप कुरेद नहीं पाएंगे, उसे ना कुछ हासिल होगा। सबक हासिल करें, हमने क्या गलतियां की हैं और अब उनको दुरुस्त कैसे करेंगे। मुस्तकबिल को देखें लेकिन माजी को सामने रखकर। ठीक है। अच्छा, अब खासतौर पर अगर इस हुकूमत की बात कीजिए तो पीडीएम इत्तेहाद बना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो कहा गया था कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत में आवाम को महंगाई का सामना है, बेचारी आवाम, रोज़गार के मौके नहीं दिए गए, इतने घरों के वादे किए गए, पूरे नहीं किए गए, नौकरियाँ नहीं दी गई, तो हम आएंगे, दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा था। लेकिन जब से ये आए हैं तो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, उसको कंट्रोल किसने करना है? और भी बढ़ेगी। अगर आप मईशत को तबाह कर देंगे और एक्सटर्नल शॉक्स भी होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये हुकूमत को वादे करके नहीं आई, ना ये पीडीएम की हुकूमत है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। जो अपोजिशन थी वो आज हुकूमत के अंदर है। अब वादे इसने कोई नहीं किए, लेकिन हकायक जो हैं बड़े तल्ख हैं, और ये हकायक एक दिन या एक साल या एक अशरे में भी शायद दूर ना हो। आपका एक लंबा सफ़र है मईशत की दुरुस्तगी का, और वो सफ़र आवाम को करना है, वो सफ़र आवाम नहीं करना है। अच्छा सॉरी, मैं बड़ा लम्हा फिक्री है, आप बड़े पढ़े लिखे सियासतदान हैं जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। एक उर्दू वाला सफ़र होता है और एक अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता है, दोनों एक ही हाँ बिल्कुल। अब अंग्रेजी वाला सफर होता है, यहाँ भी सफर, अंग्रेजी वाला सफर भी कर रहे हैं यहाँ पे लोग, और माजरत के साथ पढ़ी लिखी जो हमारी क्रीम जिसको कहा जाता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे एज ग्रुप के लोग, हमसे कुछ बड़े लोग या हमसे यंगस्टर्स, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि मौके तलाश करने के लिए। हमारा वो एहसास है, वो अंग्रेजी वाला सफर करके थक गए तो उर्दू वाला सफर करने के लिए कोई बरतानिया जा रहा है, अमेरिका जा रहे हैं, हम उन टैलेंट को उनके हवाले करें, वो हमारा सासा बन सकते हैं। आप उनका शिकवा नहीं कर सकते, और आप ये भूल जाती हैं कि आज हमारा मुल्क ही उन लोगों के सिर पे चल रहा है बिल्कुल, जो इस मुल्क से बाहर जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स, वो हमारे लोग जो बाहर काम करते हैं वो हैं। हाँ, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इस तरह के कुछ इजहार ख्याल कर दिया जाता है कि उनकी बड़ी दिल आज़ारी होती है, सियासतदान कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं। किस किस्म की बात? ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, कि वो फिर एहतजाज करने पर आ जाते हैं कि हमारे हवाले से, वोट के हक के हवाले से बात कर दी जाती है, ये कोई ना कोई ऐसी बात कि हम सिर्फ पैसा भेजने के लिए यहाँ पे। नहीं, देखें, पैसा वो मुल्क से बाहर गए हैं, आमदन है, यहाँ पर पैसा भेजते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। अब यहाँ पर वोट की अगर आप बात करते हैं तो वोट का हक आपको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं,
वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर वोट कैसे दे पाएंगे? ठीक है। फिर अगर आपके पास दोहरी शहरियत है तो आपकी वफादारी उस मुल्क से भी है। ठीक है। अगर आप अमेरिका का मसलन कानून पढ़ें तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके मामलात इस मुल्क में नहीं हैं, आपकी वफादारी किसी और के साथ है, तो फिर आप यहाँ वोट का हक आपको कैसे हासिल होगा? हमने दिया हुआ है, अब उसको वोट कैसे करना है ये आपने देखना है। लेकिन इस मामले को रिविजिट करने की ज़रूरत है। इसका एक तरीका ये है कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मखसूस नशिस्तें कर दें, ताकि वो अपने हकूक़ की नुमाइंदगी आपकी पार्लियामान में कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये अभी एहतसाब की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। मरियम नवाज साहबा ने इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल के एंकर को, बड़ा चर्चा हुआ इस इंटरव्यू का। उसमें उन्होंने BMW गाड़ी के हवाले से सवाल पूछा, तो वो लाइल थी, उन्हें खबर नहीं थी उस गाड़ी के हवाले से। फिर बाद में पता चला कि उस हिस्से को काटने का भी वो कह रही थी कि ये नहीं जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा। एक तो ये कि सहाफ़त को कंट्रोल किया जा रहा है या आज़ादी इज़हार राय नहीं है। जो सवाल पूछा कि एज इट इज़ वो जाना चाहिए, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पता नहीं था। तो एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए ना शायद नवाज़ी साहब, या फिर हर चीज़ का जिम्मेदार को रेडी वाला और निकलेगा? नहीं, बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप मरियम नवाज साहबा तो हुकूमत में कभी रही नहीं है, उनके एक आम शहरी के तौर पे एहतसाब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल करें, मुझे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी एक अरेंजमेंट होती है कि भाई आप ये करेंगे, या मेरे कहने पे जब आप रिकॉर्ड करते हैं, वो उनकी जो अरेंजमेंट उन साहब से थी उसके मुताबिक उन्होंने बात की होगी। ये गलती मैं समझता हूँ उस टीवी चैनल की है कि वो हिस्सा जो निकाल दिया गया था वो भी नशर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि ये शायद इस पार्टी का जज है, वो उस पार्टी का जज है, ये शायद इनका फेवरेट जज है, ये उनका फेवरेट जज है, ये भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जजेस को मुतनाज़ नहीं देखना चाहते हैं। हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, कल को जाके मामला बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ भी जा सकता है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, हम की अच्छी जगह पे नहीं जा रहे, लेकिन ये मुतनाज़ा जजेस ने अपने आप को बनाया है अपने अमल से, बदकिस्मती से। आज लोग परेशान नहीं, लोग उंगली उठाते हैं। ठीक है। लोग आज आम आदमी आपको बेंच देकर बताएगा ये फैसला क्या देगा, वकील बताएंगे, अब जज खुद एतराज़ कर रहे हैं बेंच किस तरह बनते हैं। तो जब भी आप किसी जज पे उंगली उठ जाए, उसको अपने आप को उस मामले से निकल जाना चाहिए। वो कदरें हमने नहीं अपनाई, उस वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। और वो बातें जो जुडिशरी के मुताबिक बंद कमरों में नहीं की जाती थी, आज टीवी प्रोग्राम में की जाती है। मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, किसी सिटिंग जज का पार्लियामेंट में जाना, जहाँ पे सियासी बयानबाजी, तकरीरें हो रही हों, उसका हिस्सा बनना, जहाँ पे बाकायदा अदालती फ़ैसलों पे कह लें तनकीद भी हो रही हो, तो वहाँ आपको लगता है कि जज को जाना चाहिए? सिटिंग जज? जी बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह थी, उसमें सबको दावत दी गई थी। तो एक जज आए हैं, आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते इस हवाले से, वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उनका हक है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो क्या आर्टिकल 6 की बड़ी बाजगत सुनाई दे रही है, क्या वो लग सकता है? आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर कोई बचेगा नहीं आर्टिकल 6 से। क्या वो लोग जो इस मुल्क की हुकूमतें तोड़ते रहे हैं गलत फैसले कर कर, उन पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में इतराफ़ किया कि हमने फांसी दी है, हमने दबाव में आकर फांसी दी, सज़ा सुनाई, वो आर्टिकल 6 नहीं है। आर्टिकल 6 हम बड़ी आसानी से उसको जिक्र कर देते हैं। आर्टिकल 6 लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। लगाना मुश्किल है, जिक्र करना आसान होता है। जी, जिक्र तो हम बड़ा आसानी से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये भी आर्टिकल 6 है, वो भी आर्टिकल 6 है। अच्छा, नाअहली के हवाले से मरियम नवाज साहबा से भी एक सवाल पूछा गया था, शायद बातें हो रही थी, तो उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि क्वालिफाई, हमने पहले भी नाअहलियाँ भुगती हैं, कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल, कर लें, ये शौक पूरा कर लें। यानी ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो ये भी कर लें। वो सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो उनकी तब भी ये राय होती है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से राय है? जी, असूलों पर जब आप खड़े हों तो फिर हर एक के लिए वही राय है, ये शख्सियात की बुनियाद पर नहीं होती। अच्छा, ये जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, इसका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? क्या सोच थी जिसकी वजह से इसका आगाज़ किया गया? क्या पार्लियामेंट में जो आवाम के मसाइल हैं वो डिस्कस नहीं होते? वैसे माज़रत के साथ अब शायद डिसएग्री करें, पार्लियामेंट में तो अब गालम गलोच का कल्चर ही शायद मेरे ख्याल से खुलकर आना बाकी रह गया है, या कुर्सियाँ चलना, बस इस तरह की भी चीज़ें होती रही हैं। अवामी मसाइल वहाँ पे बड़े निगलेक्ट होते हैं, नहीं डिस्कस हो रहे होते। तो आपने जवाब खुद ही दे दिया। तो नहीं, तो फिर आप इस जो फिर पार्लियामेंट में जो नहीं हो रहा, आपको अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़े, तो ये फिर यही प्लेटफॉर्म है ना, पार्लियामेंट का फिर
हमने जब यही देखा कि वो जगह जहाँ पर अवाम के मसाइल की बात होनी चाहिए, मुल्क के मसाइल की बात होनी चाहिए, अवाम की तकलीफ़ की बात होनी चाहिए, वहाँ पर तो नहीं हो रही। आज सियासत दुश्मनी में बदल गई है, सियासत नफरत में बदल गई है, सियासत एक दूसरे गाली गलोच का नाम है और दिन रात गाली गलोच है। अवाम के मसाइल और मुल्क के मसाइल कहाँ जाएंगे? हमने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर कम से कम मसाइल की बात और उनकी हल की तलाश की बात हो। इतने एक सीनियर, इतने सीजन सियासतदान को, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं, वो पार्लियामेंट से एक किस्म के नाला हो गए, नाराज़ हो गए, क्या हो गया, या इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्हें एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। हालांकि ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए कि वहाँ पर अवामी नुमाइंदे जाते हैं, इनको अवाम एतमाद करती है, एतबार करती है, उनको वहाँ तक भेजते हैं कि हमारे मसले हल करेंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी बहस होती रहती है और फिर टाइम पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई वॉकआउट कर जाता है, बात पसंद नहीं आती, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। पार्लियामेंट खत्म होगा, जाहिर बात है, पार्लियामेंट तो बड़ा जी, इसीलिए पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ पर ये बात नहीं हो रही। और आज नहीं, कल भी नहीं थी। पिछले 5 साल में मैंने मुल्क के अंदर कोई अवाम के मसाइल की बात पार्लियामान में नहीं सुनी। तो हमने चंद लोग थे, हमने कहा यार एक फोरम बनाते हैं जहाँ पर हम मसाइल की बात तो कर सकें, हल की तलाश की बात कर सकें। ये फोरम ना आइन से मुतसादिम है, ना कानून से मुतसादिम है, ना आपकी जमात की रुकनियत से मुतसादिम है। मुझे किसी ने आज तक गिला नहीं किया, हर आदमी ने तारीफ ही की है। नहीं, मैं भी आपकी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है ना, उठाया जा रहा है अब्बासी साहब कि पार्लियामेंट में ये सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो अफसोस तो किया जाएगा ना। अफसोस आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्लियामेंट के मेंबर से पहले मुल्क का शहरी भी हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, तो मैं अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ इज़हार ख्याल का। तो हम करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, लोग आते हैं, एक डायलॉग क्रिएट किया है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज सियासी निज़ाम में वो सोच या सलाहियत नज़र नहीं आती जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। तो ये जो नए आने वाले लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, एक तो मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट है ना कि बाप सियासत में तो बेटे ने तो आना ही है, ये चाचा भतीजा आगे भांजा उसने आना है। तो जो लोग आना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड सियासत में नहीं, तो फिर उनके लिए क्या एक इमेज सेट किया जा रहा है? देखिए, मरूसी सियासत ना क्वालिफिकेशन है ना डिसक्वालिफिकेशन है। ये आपको यकीनन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर मेरे वालिद साहब सियासत में आए थे, हम सियासी ख़ानदान नहीं है, वो आए, उनकी वफ़ात हो गई 3 साल के अंदर। मेरे हल्के के अवाम ने इसरार किया कि नहीं, आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने वो इलेक्शन लड़ा और 35 साल हो गए। अब इसकी मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, इसका फ़ैसला मेरे हल्के के अवाम ही करेंगे या आप कर सकते हैं। इसलिए मरूसी सियासत को ये कहना कि ये गलत है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अगर आप मुझे मरूसी सियासत में एक सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, मैं आपको 10 फेलियर्स दिखाऊँगा। मरूसी सियासत यकीनन आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है आगे निकलने का, लेकिन वो सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अगर मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या कोई भी आके पार्टी में, अगर आपके वालिद का नाम नवाज शरीफ साहब ना हो, आपने बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ दी हों, बड़े आप सीजन पॉलिटिशियन उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पार्टी के साथ बहुत देर से जुड़े हों, बड़े लॉयल भी हों, वफादार भी हों, तो क्या आप चीफ ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं अगर आपके नाम के साथ नवाज नहीं लगा हुआ? जी, मेरे नाम के साथ नवाज है। आप मुझे पता था ये जवाब देंगे कि वज़ीर आज़म मैं नहीं, मैं ये जवाब नहीं दूँगा। आपने सवाल ऐसा किया है तो मैं आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बना हूँ ना, यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मुझे आपका जवाब पता है। नहीं, जवाब यही है ना। ठीक है, आप देखिए, मैं पहले कहा ठीक है कि आप किसी के बेटा या बेटी होने पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब फिर आप इतने पावरफुल वज़ीर आज़म थे जितने नवाज शरीफ साहब थे? मैं आइन जो मुझे इख्तियारात देता था, मुझे किसी ने रोका नहीं है वो इख्तियारात इस्तेमाल करने से। आप पावर की बात मत किया करें, ये ओहदे पावरफुल नहीं होते। ये इनका मकसद अवाम के मसाइल हल करना होता है और वो आपको आइन इख्तियार देता है। तो मैंने 10 महीने पूरे, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा काम किया और आखिरी दिन की रात 12 बजे तक काम किया और फैसले किए। काबीना हमारी रात 12 तक बैठी थी और फैसले किए। इसलिए जो मेरी जिम्मेदारी थी, कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि मैंने जो मुझे आईनी जिम्मेदारी दी गई, जो मेरी जमात ने मुझसे लगाई, मैंने पूरी की। ठीक है, यानी आपको किसी किस्म के रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता मुझे था? किसी, देखिए, कोई आपके मुकम्मल इख्तियारात जो थे आइन के मुताबिक, कोई कुल्ली इख्तियारात नहीं रखता, कोई कंस्ट्रेंट्स के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं होता, आपको उनको मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने मैनेज किया। तो जिस तरह फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, अगर आप जो कुछ ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी तो कर सकते थे ना? नून लीग का प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट में है ना। मैं नून लीग का हिस्सा हूँ ना, मैं जमात में हूँ, तो जमातों के अंदर ये बातें नहीं है आज, इसलिए बाहर निकल कर डायलॉग क्रिएट करना है ना।
ये तो यहाँ तो पार्टिजन पॉलिटिक्स हो गई ना, फरीक बन गए हम सब। हम तो एक दूसरे को गाली देते हैं। तो अगर आपने मुझे गाली दिलवाई, मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से गालियाँ दे दूंगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इतने सीजन सियासतदान हैं, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि मुझे अब इजहार भी नहीं करना आ रहा कि वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ नहीं हो रहा और इसलिए मुझे अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है। जी साहब का ज्यादा होना गाली नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए जी नहीं तो मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामान, मैं आपकी इस काविश को ऑन एयर सराह रही हूँ। काश हर सियासतदान ऐसे सोचता हो। नहीं, बात ये नहीं है, देखिए सब कुछ हो सके। नहीं हो रहा ना जी, नहीं हो रहा तो हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया, वहाँ बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मैं गुजराती वफाद की बात नहीं कर रहा। चलिए मैं ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं आपकी इजाजत से कि आप नून लीग क्या चले पूरी पार्लियामेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए। मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें, बिल्कुल बहुत खराब, तो बस वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। मेरे इत्मीनान से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ है, अप्रैल का जो महीना है हमारे जो वज़ीर आज़म जो हैं उन पर बड़ा भारी गुजरा है। अगर आप हिस्ट्री देख लें, भुट्टो साहब से शुरू हो जाएं, बेनज़ीर साहिबा पे भी ये भारी गुजरा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब जब लास्ट ईयर ये जो वो उनको ये वज़ीर आज़म से हटाया गया ओहदे से, तो अभी ये जो अप्रैल का महीना है क्या शहबाज शरीफ साहब पे भी भारी गुजर सकता है? मैं ये महीनों और दिनों और इल्म नजूम में यकीन नहीं रखता। ठीक है, चलिए मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। पीडीएम की अदलिया को दबाव में लेने की कोशिश बेकार जाती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कानून साजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच तश्कील पा गया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अली रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब तक इलेक्शन फंड्स जारी नहीं किए गए। अगर वज़ीर आज़म नाअहल हुए तो फिर पीडीएम के पास क्या रास्ता बचेगा? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ 2 माहिर कानून मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है उसमें कमी, लार्जर बेंच तश्कील हो गया, अगर ये फैसला भी पीडीएम के खिलाफ आता है तो हुकूमत इसको भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाले फैसले की तरह हवा में उड़ा देगी, तो फिर फैसलों पर फैसले आते रहेंगे, क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक चीज़ साबित हो रही है कि पाकिस्तान उन ममालिक की दुनिया में आ गया है जो रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स से बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने आइन को तोड़ने की कसम खा ली है। यानी डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटर के दौर में तो ये होता ही होता है, और पाकिस्तान शायद उस दुनिया की फहरिस्त में शायद पहले 10 पोजीशनों में चला जाएगा जो आईने पाकिस्तान को रद्दी की टोकरी में रख रहे हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है। यानी मिसाल के तौर जी, ठीक है, दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इसके लिए किसी जजमेंट की जरूरत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही किया। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाया जाता है ना, सही सिंगल जज ने फैसला कर दिया था मेरी पिटीशन के ऊपर 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल जज ने, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो आईने 1973 कहता है। अब ये देखा कि ये मामला जो है ये उनके हाथ से निकला, इलेक्शन वो कराना नहीं चाहते, उनकी पूरी कोशिश यही है। अब उसके लिए क्या किया उन्होंने, ये एक लेजिस्लेशन है जिसे पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कहते हैं, नहीं है पार्लियामेंट। ये जो हम समझी बैठे हैं ना कि हम ब्रिटिश मोनार्की में रहते हैं या ब्रिटिश में जहां अनरिटन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अजहर साहब की आवाज सही तरीके से नहीं आ रही, शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं। अजहर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। ठीक है, राजा आमिर साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। अजहर साहब को भी आप सुन रहे थे। राजा आमिर साहब, ये जो एतजाज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हक में तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, तो मुस्तकबिल में आपको इफ्तिखार चौधरी दौर वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल मुस्तकबिल में, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी जगह पे आ गई है कि यहाँ पे आइन के साथ खिलवाड़ होता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि जी इस किस्म के जो मनपसंद और पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है, सब लेजिस्लेटिव जो सी है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए, कि सुप्रीम कोर्ट को पता है इनको कि रूल्स बनाने का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 191 ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन की टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। और अब ये नीचे की कानून साजी के जरिए एक एक्ट के जरिए उसे चेंज करना चाह रहे हैं। अब डॉक्टर साहिबा, होगा ये कि ये हुकूमतें तो आती जाती हैं, कल को कोई और हुकूमत आती है सिंपल मेजोरिटी से, वो ये कह देती है कि जी 3 बंदे नहीं 4 बंदे बैठ के कॉज लिस्ट का फैसला करेंगे, वो बेंच बनाएंगे,
4 अगर उनकी मर्जी की नहीं हुए तो वो कह देंगे कि जी 2 बंदे, एक अमेंडमेंट करनी है ना, एक सिंपल सी उस एक्ट में, जबकि बाकी जो अपील का हक है वो कह देंगे कि जी आज से हम खत्म करते हैं अपनी मर्जी के। मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलाने के लिए इन्होंने उसमें अपील का हक डाल दिया। अब अपील किस चीज के? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। अभी आप मुझे बताइए कि ये कैसा भोंडा मजाक कर रहे हैं कि जैसे ये अभी एक बेंच आपके सामने है, ये 8 रुकनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की टोटल जो है उसके जजेस की तादाद वो 15 है। अब अगर ये 8 एक फैसला करते हैं तो अपील यकीनी तौर पे दूसरे जजेस के पास जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि 8 जजेस के फैसले को पीछे बचने वाले 7 जजेस कहें कि ये फैसला सही था या गलत था? ये तो हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये फिक्स रूल है कि जी जहां पे जो लार्जर नंबर ऑफ जजेस होंगे और फिर हमेशा अपील एक छोटी अदालत से बड़ी अदालत में की जाती है। तो ये बिल्कुल एक चीज को इस तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं कि जिसके लिए अब आमिर तो चले क्या करता है, बेंच में रख देता है। ये तो उसकी पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने चाह रहे हैं और एक सिर्फ 2 या 3 केसेस के लिए। अब आपके इल्म में है कि नैब तरमीम का केस भी इसके बाद है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट नैब अमेंडमेंट्स खत्म कर देती है और सारे केसेस खोल देती है तो इसका मतलब होगा कि ये अपील दाखिल करो और वो तमाम अमेंडमेंट्स चेंज करा लो। और अभी जो ये लेके आए हैं जिसका कल पिटीशन लगी हुई है कि जी हम तो कहेंगे कि जी बेंच 3, क्या ये तमाम बेंचेस फिर चेंज हो जाएंगे? ये तमाम फैसले ओवरडू करेंगे? दिस इज ऑल, ये तमाम का तमाम जो खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो रहा है। एक तो इलेक्शंस नहीं होने, नैब अमेंडमेंट्स को अगर ये अदालत फैसला करती भी है तो हम अपील का राइट दे के और मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको खत्म करने के लिए ये तमाम का तमाम प्रोसेस एडॉप्ट किया गया है अनलॉफुली। राजा में से मेरे पास वक्त की कमी, जरा मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, अभी ब्रेक से पहले शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद थे और मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर आर्टिकल 6 किस पे लगेगा और क्या सज़ा हो सकती है? तो उन्होंने ये फरमाया कि जी आर्टिकल 6 अगर लगेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, मेरी आवाज आप तक अगर आ रही है तो मैं 2 चीजें करना चाहूंगा। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पहली तो बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप किन की बातें कर रहे हैं। आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो फाशिज्म पे यकीन रखती हैं, जिन्हें आईने पाकिस्तान आता नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते। मैं बार बार कहता हूं कि इनको उर्दू में, फारसी में, अपना अरबी में, सराइकी में, सिंधी में दें ताकि ये समझ सके आईने पाकिस्तान क्या है। इनके बस का रोग नहीं है। ये नाम के पार्लियामेंटेरियन और अनपढ़ और कई ऐसे तो लोग हैं जो जाहिल होने के करीब तरीन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है कि आईने पाकिस्तान में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल तयशुदा है जो अदलिया ने काम करना है। मिसाल के तौर पर, यानी अगर आप रूल से आर्टिकल 67 देख लें या हमारे डिफरेंट आर्टिकल देख लें कि अगर नेशनल असेंबली ने अपना हाउस चलाना है तो वो रूल्स उसने खुद बनाए हुए हैं। अगर आज कहें कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट बना के रूल्स दे देगी तो ये मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। पंजाब असेंबली देख लें, रूल्स ऑफ बिजनेस वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, ये मशीनरी प्रोविजन जब भी होती है ये मुतलका इदारे ने बनानी और इसमें सेटल हो चुकी है। बेंच किसने बनाना है, मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, बेंचेस की तादाद क्या होनी चाहिए, खुद नोटिस कैसे लेना है। PLD 2002, सुप्रीम कोर्ट 306 और 4 तारीख को फिर 6 मेंबर बेंच का फैसला आ गया हुआ है इस वक्त। और ये जो मजाक बनाया जा रहा है ना कि अपनी मर्जी का बेंच, भाई ये वो बेंच है 8 मेंबर बेंच जो आर्टिकल 1 अजहर सिद्दीक साहब, लेकिन वज़ीर आज़म नाअहल तो हो सकते हैं ना अगर फैसला नहीं माना जाए, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो वज़ीर आज़म की नाअहली हो सकती है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, अब ये प्यार मोहब्बत खत, प्यार मुबारक खत लिखा है जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से किया है। अभी भी वक्त है, आप फैसले पे अमल दरामद करें, बजट रिलीज करें। ये पैसा आपके बाप का नहीं है जो पैसा लेके हुकूमत बैठी है। पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक है? ये इंतजामी इख्तियार है। इसीलिए सेक्रेटरी फाइनेंस को, स्टेट बैंकों में, और वहाँ जब अकाउंट आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ पर इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आटा लाइनों में लेने के लिए 90 रुपए खर्च कर दिए, जो अपने लैपटॉप के लिए 10 अरब खर्च कर दिया आपने। ये तो थोड़ी सी एक रकम देनी और ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। नहीं देंगे तो उनको मौका दिया है, फिर तौहीन अदालत होगी और तौहीन अदालत जो कि अल्टीमेटली जानी है चीफ एग्जीक्यूटिव तक। और चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता है जैसे यूसुफ गिलानी फारग हुए थे तो इस तरह इनका भी मैदान तैयार पड़ा है। ये भी अपने घर जाएंगे। ठीक है राजा आमिर बस, ठीक है
ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया ना कि हम नाअहलियों से नहीं घबराते हैं, पहली बार नहीं होगा, हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे उनको खुशी होगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, आप अग्री करते हैं? देखिए, पॉलिटिकली अगर हम देखें जो इनका आपस में फैमिली में ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज़ है, वो है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा, वो चाहते हैं कि जी ये तो लंदन बैठे रहे, ये तो आराम से बैठे हुए हैं, कुर्बानियां तो हमने दी, जेल में हमजा गया, हमारे खिलाफ केसेस बने और ये लंदन से आके फिर दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। तो फैमिली में ये डिस्प्यूट तो है, लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए कि एक भाई तो पहले ही नाअहल है, ये दूसरा भी नाअहल हो जाएगा, तो पीछे तो फिर मरियम बीबी सिर्फ रह जाएंगी। तो इन्हें, मेरे ख्याल में बात अब सियासत की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सर्वाइवल की, कि जी सर्वाइव हमने कैसे करना है। और सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनको जो नजर आ रही है, पॉलिटिकली तो इनको नजर आ गया कि हम इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं है कि कोई 10% भी सीटें निकाल सके, लेकिन उससे बड़ा इन्हें सर्वाइवल की बात जो नजर आ रही है कि जी ये जो अरबों खरबों की जायदादें हैं, ये भी कहीं जब्त ना हो, सब कुछ हाथ से जाता हुआ जब नजर आए, तो फिर ये जो आपको आइन में तरमीम, कभी आपको नजर आएगा कवानीन में तरमीम, कभी नजर, भाई शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करने का कहा जा रहा है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, और राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जो हमेशा हक और सच की आवाज़ बना और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और ओछे हथकंडों के इस्तेमाल का सिलसिला रुक नहीं सका है। बोल न्यूज़ और इसकी इंतजामिया को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और बोल को हक और सच का जो प्रचार करने से रोकने की बाकायदा कोशिशें की जा रही हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अमन शेख साहब, बोल के सीनियर एंकर पर्सन जो मुहिब्बे वतन, निडर, बहादुर सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं, उनके बाद अब बोल की इंतजामिया को भी निशाना बनाया गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम को उनके घर से अगवा कर लिया गया। 36 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और अब तक आकाश की कोई खबर तक नहीं है। और आकाश की वालिदा जो इस रियासत के इदारों से और जो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन सबसे सवाल कर रही हैं कि उनका बेटा आखिर है कहाँ, कौन उनके बेटे को उठाकर ले गया, कौन है इसका जिम्मेदार। जरा ये क्लिप देखिएगा उनकी वालिदा का। अपील थी कयां पाकिस्तान जी कोर्ट सां, पाकिस्तान जे जजनि सां, पाकिस्तान जे हर मुसलमान सां, मुंहिंजो बच्चो मूंखे वापसि कयो, मुंहिंजो पुटु आकाश मूंखे वापसि कयो। मूंखे कल्ह खां ॾाढो यादि थो अचे। मुंहिंजो बच्चो सुबुह जो 6 बजे ईंदो आहे, मूंखे उथारींदो आहे। मुंहिंजो बच्चो कल्ह खां न आयो आहे। 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको, वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। जी सुना आपने, क्या कोई पूछने या बताने वाला है कि इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? चंद सादा लिबास में लोग आते हैं, गन पॉइंट पे अगवा करते हैं और नामालूम जगह मुंतकिल कर देते हैं। ना गिरफ्तारी जाहिर होती है, ना ही कोई कानूनी चाराजोई होती है और फिर इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आखिर क्यों, किस कानून के तहत? क्या कोई ये बताएगा कि बोल को और बोल की इंतज़ामिया को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हक और सच की आवाज़ बनने का क्या यही नतीजा होता है? बोल न्यूज़ और बोल की पूरी टीम हमेशा खिलाफ खड़ी हुई है और आगे भी जुल्म का मुकाबला करेगी। हमारा ये मुतालिबा है कि हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इसका जो निज़ाम है फौरी इसका नोटिस लें और जल्द आकाश की बाहिफाजत रिहाई को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
वक्त 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।